हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम तीसरी बार थर्ड टाइम मिल रहे हैं। 2 क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। होपफुली क्या पढ़ा था सब रिवाइज कर चुके होंगे। हमने शुरुआत की थी विद इलेक्ट्रिक चार्जेस, याद आया। और चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है हमने ये डिस्कस किया है। अगर आपको पहली क्लास याद है तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने के बाद अगला जो टर्म हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट। आई होप यू रिमेंबर दैट। तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। उसके पहले थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी को, इस चैप्टर को भूल जाओ। इमेजिन करो कि कोरोना ख़त्म हो चुका है, तुम कोई हिल स्टेशन पे गए हो। हिल स्टेशन पे बढ़िया रिजॉर्ट में तुम बैठे हो अपने रिक्लाइनर पे, रिक्लाइनिंग चेयर पे, और तुम्हारे सामने से नदी फ्लो हो रही है, एक पानी की स्ट्रीम फ्लो हो रही है। इमेजिन कर पा रहे हो? इमेजिन करना मुश्किल होगा, बट इन इमेजिनेशन स्काई इज द लिमिट। तो यू आर इंजॉइंग, रिलैक्सिंग, रीडिंग अ बुक एंड वाटर इज फ्लोइंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो अगर मैं थोड़ी टेक्निकल या थोड़ी इम्प्रूव्ड वोकैबुलरी में बोलूं तो क्या ये बोलना सही होगा? क्या तुमने ये सुना है कभी पहले कि अ वाटर करंट इज फ्लोइंग? नदी के, स्ट्रीम्स के फ्लोइंग वाटर के लिए क्या हम वाटर करंट वर्ड यूज करते हैं? एग्जैक्टली तुमने कहीं ना कहीं तो सुना होगा that a strong water current was flowing. अब क्या हुआ कि तुम्हारे हिल स्टेशन पे बादल आ गए ऊपर बहुत सारे, और बढ़िया हवा जो है तेज चलने लगी। देयर अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज, इवन द सिचुएशन इज नाउ विंडी। तो जब हवा तेज चलने लगेगी तो क्या मैं बोलूँगा, क्या तुमने अखबारों में कहीं ये लिखा हुआ पढ़ा है कि देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग विंड करंट? आ रहा है याद? कैन यू रिकॉल? तो एग्जैक्टली जब विंड या एयर मूव कर रही होती तो हम बोलते हैं एयर करंट या विंड करंट। जब पानी मूव कर रहा होता है तो हम बोलते हैं वाटर करंट। नाउ लेट्स गेट बैक फ्रॉम आवर इमेजिनेशन टू दिस 10th standard, to this chapter electricity. When I talk about electric current, what do I mean? वाटर करंट में वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के अंदर के एटम्स, वाटर के अंदर की इम्प्योरिटीज, वाटर के बबल्स जब आगे तेजी से मूव करते हैं तो दैट इज वाटर करंट। एयर करंट मतलब एयर के जो पार्टिकल हैं वो सब मूव कर रहे हैं। बट व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग, it is the observation of the movement of electric charges. बात आई समझ? ये है जनरल वोकैबुलरी में टर्म कि जब भी कहीं पे चार्जेस मूव कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं जनरल वोकैबुलरी में कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। घर में बोलते हैं या नहीं, बिजली है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं। या हमारा वोकैबुलरी में एक और वर्ड आता है, वो क्या आता है? क्या घर में करंट है? सुना है? करंट पावरफुल है यहाँ पे, ये जो फेंसिंग है यहाँ पे पावरफुल करंट की लाइन है। तो उससे हमारे दिमाग में क्या इमेजिनेशन आता है, क्या रिकॉल होता है कि इसके अंदर चार्जेस मूव कर रहे होंगे। बट इफ वी टॉक अबाउट फिजिक्स, इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन, this is not current. Current is a little advanced version of this. Current is the rate, ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से सुनना। डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं करंट की, एक लाइन की डेफिनेशन है। इट मे बी द स्मॉलेस्ट डेफिनेशन दैट यू हैव लर्न्ड टिल नाउ। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। याद हो गई? आई रिपीट, करंट is the rate of flow of charges. कौन फ्लो हो रहा है? चार्ज। करंट सिर्फ चार्ज का फ्लो नहीं है, but it is the rate of flow of charges
रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तुम्हें दुनिया में आगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में कहीं पे भी कोई डेफिनेशन मिले, बायोलॉजी में, जहाँ पे लिखा हो रेट, rate of flow of x, rate of flow of y, rate at which something is growing, rate at which something is declining, rate का मतलब होगा टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी तेज़ी से कोई चीज़ ग्रो कर रही है, कितनी तेज़ी से कोई चीज़ डिक्लाइन कर रही है, कितनी तेज़ी से कोई चीज़ फ्लो कर रही है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, नॉट जस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। डेफिनेशन पे, उसके क्वेश्चंस पे, उसके रिप्रेजेंटेशन पे, सिंबल पे थोड़ी देर में आएंगे। 5 से 7 मिनट के लिए भूल जाओ डेफिनेशन भी, ठीक है? वील कम बैक टू दैट इन 5 मिनट्स। अब फिगर पे देखो क्या बना है, क्या है ये कोई बहुत बड़ा पाइप नहीं है, ठीक है? ये वाटर पाइप नहीं है, ये और कोई सा पाइप नहीं है, एक पतला सा वायर है। हमारे घर में वायरिंग देखी होगी हमने, पतले पतले वायर्स होते हैं। तो ये एक कॉपर का या एल्यूमिनियम का, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का वायर है। वायर का क्या है? ये मैग्नीफाइड वर्जन है। मैं वायर को माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहा हूँ या मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देख रहा हूँ। तो ये जो वायर है सिलेंड्रिकल जैसा कुछ, इसके अंदर एटम्स हैं, ठीक है? अगर ये कॉपर का वायर है तो इसके अंदर कॉपर के एटम्स हैं, अगर ये एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम के एटम्स हैं, सिल्वर है तो सिल्वर के एटम्स हैं। जिस भी मटेरियल का ये है, ये उसके एटम्स हैं कुछ। अब ये वायर से अपना ध्यान 1 मिनट के लिए हटाओ। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जितने भी मटेरियल हैं उन्हें इलेक्ट्रिकली मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इसका जस्ट ऑपोजिट इंसुलेटर, और एक होता है इनके कुछ बीच का सेमीकंडक्टर। ध्यान से सुनो, फिर से आंखें बंद कर लो, ध्यान से सुनो। पहला मटेरियल है कंडक्टर, उसका जस्ट ऑपोजिट होता है इंसुलेटर, इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है सेमीकंडक्टर। बात आई समझ? कंडक्टर क्या होता है? हीट के कंडक्टर हमने जैसे पढ़ा है। तो कोई मटेरियल को अगर मैं बोलता हूँ जैसे मेटल्स हैं, हीट के कंडक्टर्स हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हीट करेंगे मेटल का एक एंड, तो दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा। मान लो ये एक मेटल की रॉड है, अगर मैं यहाँ से फ्लेम लगाता हूँ, यहाँ से आग लगाता हूँ इसमें, तो क्या आग पूरे में, आग मतलब क्या हीट पूरे में फैल जाएगी? अगर ये एंड को मैं गर्म करता हूँ तो क्या थोड़ी देर बाद ये भी गर्म हो जाएगा? येस और नो? एग्जैक्टली, इट विल गेट हॉट। व्हाई? बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे प्लास्टिक रखता और यहाँ पे आग लगा देता, तो प्लास्टिक में जब यहाँ आग लगती तो प्लास्टिक यहाँ से जल जाता, डैमेज हो जाता। और अगर ये लंबा प्लास्टिक का मटेरियल होता, लंबा पेन होता, तो इधर वाला जो प्लास्टिक है वो गर्म भी नहीं होता। मतलब प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर ऑफ हीट। मतलब कंडक्टर, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स में, तो कंडक्टर वो होते हैं जिनमें एक एंड से दूसरे एंड पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, करंट फ्लो हो सकता है। बात आई समझ? एग्जाम में अगर कोई पूछे आधे नंबर की डेफिनेशन, व्हाट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? अ मटेरियल विच अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी और करंट टू पास थ्रू इट easily is known as the conductor of electricity और करंट। इंसुलेटर इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। वो मटेरियल जो करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को या चार्जेस को अपने अंदर से पास होने नहीं देता, उसे बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर हम कुछ क्लासेस के बाद, 1 महीने के बाद पढ़ेंगे जब हम प्रोटेक्शन पढ़ रहे होंगे, हाउ टू गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम शॉक्स। बात आई समझ? इंसुलेटर की एग्जाम्पल प्लास्टिक। प्लास्टिक लो तुम, प्लास्टिक के दोनों एंड पे तुम बैटरी कनेक्ट कर दो, क्या प्लास्टिक के अंदर से करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? द आंसर यू नो दैट इज नो।
बात आई समझ। कंडक्टर मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास करना, इंसुलेटर मतलब पास नहीं करना। गुड कंडक्टर्स की एग्जाम्पल्स जनरली मेटल्स होती हैं, ठीक है। मेटल्स में भी कौन से? सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर एंड अ लॉट ऑफ अदर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। ये फिगर वही डिपिक्ट करता है। अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं तो गुड इंसुलेटर्स जो हैं वो प्लास्टिक है, वुड है, पेपर है, कई सारे लैब मेड मटेरियल्स हैं। बात आई समझ? रबर है। अब तीसरी कैटेगरी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है सेमीकंडक्टर। बात आई समझ? सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेस्ट एग्जाम्पल कार्बन, जर्मेनियम। एटॉमिक नंबर इन दोनों का एनालाइज करें आप, कितना होता है, ऑक्टेट रूल लगाएं, आपको पता चल जाएगा कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात आई समझ? अब why are the metals good conductor of electricity? Why are the materials like carbon and germanium somewhat in between? And why is paper, a lot of non-metals, plastic bad conductors? That to understand that हमें फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर पे केमिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा और हमें रिवाइज करना पड़ेगा हमने पिछली क्लास के एंड में क्या पढ़ा था। याद है हमने 2 एटम्स देखे थे, एक था सोडियम का और एक था क्लोरीन का। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में थे 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में थे 7 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि ये दोनों ही चाहते हैं कि इनके आउटर मोस्ट में कितने आ जाएं, 8 हो जाएं और ये स्टेबल बन जाएं। तो सोडियम ने 1 अपना दे दिया था, क्लोरीन ने वो कैच कर लिया था। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 8 हो गए थे। सोडियम का जब 1 निकला तो वो शेल वॉइड हो गई, उसके अंदर की शेल में 8 हो गए थे। दोनों स्टेबल, हैप्पीली मैरिड एवर आफ्टर। बात आई समझ? तो मुझे क्या समझ आ रहा है यहाँ से? मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर किसी मटेरियल में आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनके निकलने का ईज, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब वो 1, 2 या 3 आउटर मोस्ट शेल में से निकल जाएंगे, ये देखो इस जो भी ये मैटर है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 हैं, 1 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। तो जब ये 2 या 3 या 1 निकल जाएगा तो ये वाली शेल बचेगी, ये वाली शेल में 8 होंगे और ये स्टेबल हो जाएगा, हैप्पीली मैरिड एवर आफ्टर। बात आई समझ? अब ये प्रॉपर्टी कौन दिखाता है, मतलब कौन से मटेरियल होते हैं, पीरियोडिक टेबल देखो आज फिर जाके क्लास के बाद, कौन से मटेरियल होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। You will find out very easily, very quickly that these material are majorly metals। बात आई समझ? मतलब मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए मैं उन्हें कंडक्टर बोलता हूँ। ये 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन कैसे मदद करते हैं उन्हें कंडक्टर बनने में, इसका आंसर मैं अगेन 1 मिनट के बाद दूंगा। इंसुलेटर्स जिनकी एग्जाम्पल नॉन मेटल भी होते हैं, नॉट ऑल नॉन मेटल्स बट मोस्ट ऑफ देम, उनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन। तो वो प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन दे प्रेफर टेकिंग इलेक्ट्रॉन। 7 है तो 1 ले लेगा वो, 6 है तो 2 ले लेगा, 5 है तो 3 ले लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और हमेशा के लिए खुश हो जाएगा। अब कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो उनके आउटर मोस्ट में कितने थे, 1, 2 या 3। ये प्रॉपर्टी उन्हें कंडक्टर बनने में हेल्प कैसे करती है?
कंडक्टर क्या होता था? कंडक्टर वो मटेरियल होता था जो इलेक्ट्रिसिटी या करंट को कंडक्ट करता है। याद है, लिंक्स बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। लिंक्स और स्ट्रॉन्ग होंगे, क्लास के एंड तक आपको मज़ा आ जाएगा, यूरेका फीलिंग आएगी कि ओ, क्लास के शुरू से जो लिंक बने थे वो धीरे 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 सब इंटरमिंगल हो गए और कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब ये एक मेटल है, मान लो कॉपर है या कोई सा भी मेटल है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैंने क्या किया, ये आराम से मटेरियल रखा था, ठीक है, सो रहा था, चैन की नींद सो रहा था। अब क्योंकि मुझे 10th स्टैंडर्ड देना है, मुझे साइंस पढ़ना है और कुछ ना कुछ तो लाइफ में करने के लिए होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रख दिया एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और इसके दूसरे एंड पे मैंने रख दिया एक बड़ा सा नेगेटिव चार्ज। बात आई समझ? एक एंड पे मैंने रखा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एंड पे मैंने रखा नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तुम्हें। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमारी पिछली क्लास में बात हुई थी, लूजली बाउंड होते हैं, कंपैरेटिवली उन पे जो फोर्सेस होते हैं वो सबसे कम होते हैं एटम में। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो बाहर रखा है कंडक्टर के, वो इस इलेक्ट्रॉन पे कैसा फोर्स लगाएगा? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज ये वाले चार्ज पे इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। क्या मैं इसे पुलिंग फोर्स कह सकता हूँ? इज इट पुलिंग इट टुवर्ड्स इटसेल्फ? ये वाले चार्ज की बात करें अगर, जो बाहर नेगेटिव चार्ज है, वो इस नेगेटिव चार्ज पे कैसा फोर्स लगा रहा होगा? अनलाइक, और इज इट अनलाइक? नो, इट इज लाइक। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो नेगेटिव रिपेल करेंगे, ये वाला इस पे अगेन इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, ये अपने से दूर पुश कर रहा है। तो अगर ये पुल था तो ये होगा पुश। बात समझ रहे हो? कुछ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 2 फोर्स लगे, एक है पुलिंग फोर्स, एक है पुशिंग फोर्स। अगर ये फोर्स एडिक्वेट हैं, एक थ्रेशोल्ड, एक लिमिट से ज़्यादा हैं, तो क्या करेंगे? ये इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे एटम से, ये बाहर आ जाएगा। सिमिलरली इधर पे भी होगा, ये बाहर आ जाएगा, इधर से भी कुछ ना कुछ बाहर आएगा। तो अगर इसमें मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं, तो सोचो कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ये पुलिंग पुशिंग फोर्स लगाने की वजह से बाहर आ जाएंगे। अब जब ये बाहर आ चुके हैं तो क्या होगा? क्या यहाँ पे ये रुक जाएंगे? नहीं, ये नेगेटिव इसकी तरफ मूव करेगा, ये नेगेटिव भी इधर मूव करेगा, ये नेगेटिव भी इधर मूव करेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। चार्जेस मूव करने लगे हैं क्योंकि ये था मेटल जो कि होता है कंडक्टर। बात समझ आई? मेटल कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पुलिंग पुशिंग फोर्स लगाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकलने के बाद वो मूव करने लगते हैं। जब वो मूव करते हैं तो इसी चीज़ को तो मैं बोलता हूँ करंट या इलेक्ट्रिसिटी। बात आई समझ या नहीं? क्या ये चीज़ इंसुलेटर या नॉन मेटल में पॉसिबल थी? नहीं थी। दैट इज़ वाई दे आर इंसुलेटर्स। क्यों पॉसिबल नहीं थी? क्योंकि यहाँ पे होते 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन, तो उनका निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता, क्योंकि वो निकलना नहीं चाहते, वो चाहते हैं हम इलेक्ट्रॉन को गेन करें। मेटल के केस में आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन चाहते हैं हम बाहर निकल जाएं। तो बात आई समझ? मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा दी है, वो क्या है? वाई आर दी मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? या इसका सेम क्वेश्चन अलग वर्ड्स में पूछा जा सकता है,
वाई आर द कंडक्टर्स कॉल्ड कंडक्टर्स, ये वाई आर द कंडक्टर्स सो कॉल्ड, बात आई समझ? दे आर कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव 1, 2 or 3 electrons in their outermost shell which can be taken out by an adequate force. After they come out, they begin to flow in a certain direction and we say that current starts flowing in that material. बात आई समझ? थोड़ा थोड़ा यूरेका फीलिंग आ रही है? दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जब भी टेस्ट होगा तो मैं टेस्ट में ये क्वेश्चन दूंगा, ये टर्म आपको आगे बहुत टाइम तक याद रखना है। वो टर्म है, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुका है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ चुका है पुश और पुल की वजह से, इसका नाम होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। बात आई समझ? इसका नाम होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वाई डू द कंडक्टर्स कंडक्ट? अगर एक लाइन का छोटा आंसर देना है, सबसे छोटा एंड सबसे एक्यूरेट आंसर, वाई डू द कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसका सबसे सटीक और सबसे छोटा आंसर होगा बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू गिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दे हैव द एबिलिटी टू गिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर्स ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी नहीं दे सकते क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ ही नहीं सकते। बात आई समझ? इजी है, बहुत इजी है। किताब में ये चीज़ पढ़ने में बहुत मुश्किल होती, कई किताबें पढ़नी होती जब आके ये चीज़ समझ आती। स्कूल में तुमसे कोई पूछे, तुम्हारे दोस्त को समझ नहीं आए, तुम्हारी टीचर अच्छा समझा नहीं पाए, अगर होपफुली सबकी टीचर अच्छा समझाती होंगी, नहीं समझा पाई तो ये चीज़ याद करना और अपने दोस्तों में बताना। नॉलेज हमेशा हमें स्प्रेड करनी चाहिए। इजी है, कहानी समझ आई? हमने मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर कंडक्ट करते हैं क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करते क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सेमीकंडक्टर्स इन दोनों के बीच के क्यों होते हैं? आंसर आ गया होगा तो मेरे दिमाग में, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो उनके लिए देना और लेना दोनों ही थोड़ा मुश्किल होता है, बट उनके वो 4 इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। दैट इज वाई जनरली देयर कंडक्टिविटी इज बिटवीन दैट ऑफ मेटल्स और बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो 3 टाइप के मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, होपफुली समझ आ गए होंगे। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम कर पाओगे। ये वायर की एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। वायर बना था कंडक्टर का, जनरली जो कि मेटल होते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में थे 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन। जब पुश और पुल का फोर्स लगाया, इसके बारे में अगली क्लास में फिर बात की जाएगी डिटेल में, भूलना नहीं है फिगर। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गए तो वो पुश और पुल की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे, और जब चार्ज मूव करने लगते हैं एक डायरेक्शन में तो मैं बोलता हूँ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या करंट है। और इसी बात के साथ मैं चैप्टर आज की क्लास की हेडिंग पे वापस आ जाता हूँ, जो है इलेक्ट्रिक करंट। तो बीच की जितनी कहानी थी होपफुली समझ आ गई होगी। कोई डाउट है तो चैट में पूछो, चैट में नहीं पूछ पा रहे तो व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे पूछ सकते हो। और व्हाट आई वुड रिकमेंड इज, अगर समझ नहीं आता तो ये पोर्शन फिर से देखो, उसके बाद भी समझ नहीं आया तो जितना पूछना है पूछो। इलेक्ट्रिक करंट पे मैं वापस आ जाऊँ। मैंने बोला था जनरल वोकैबुलरी में तो जब चार्ज मूव करते हैं तो उसे करंट बोल दिया जाता है, बट फिजिकल डेफिनेशन या फिजिक्स में उसकी डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। कौन से चार्जेस? जनरली ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन चार्जेस की बात की जाती है जो यहाँ पे आपको मूव होते हुए दिख रहे होंगे। अब करंट की डेफिनेशन मैंने क्या बोली? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस फ्लो कैसे होते हैं, किस मटेरियल में होते हैं, कब होते हैं, वो तो समझ आ गया है। रेट का मतलब मैं बता चुका हूँ, रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मुझे करंट का
डेफिनेशन समझना है तो वो समझना बहुत आसान है। आसान कैसे है? पहले तो मैं डेफिनेशन याद कर लिया हूँ। इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस ये जो फ्लो हो रहे हैं कितनी स्पीड के साथ फ्लो हो रहे हैं, कितनी तेज़ी के साथ फ्लो हो रहे हैं। रेट का मतलब यही तो होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहे होते एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, पर्टिकुलर स्पीड से, और मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींच देता, मान लो यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं और मैंने यहाँ पे ये इमेजिनरी लाइन खींच दी, ये फिनिशिंग लाइन है। रेस में फिनिशिंग लाइन होती है और ये सब मेरे खिलाड़ी हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब मेरे प्लेयर्स हैं। तो ये प्लेयर्स अगर तेज़ भाग रहे होते तो ये फिनिशिंग लाइन को 1 सेकेंड में ज़्यादा प्लेयर क्रॉस करते, होता या नहीं होता? अगर उनकी स्पीड और बढ़ जाती तो और ज़्यादा क्रॉस करते ये फिनिशिंग लाइन को 1 सेकेंड में। अगर उनकी स्पीड कम हो जाएगी तो ये फिनिशिंग लाइन को जो 1 सेकेंड में प्लेयर्स क्रॉस करेंगे वो कम करेंगे या नहीं करेंगे? यही चीज़ तो होती है रेट एट विच दीज प्लेयर्स आर मूविंग, रेट एट विच दीज प्लेयर्स आर क्रॉसिंग द लाइन, या स्पीड एट विच दी प्लेयर्स आर मूविंग अहेड। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब भी तो यही होगा कि चार्ज कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। तो चार्ज की स्पीड को एनालाइज करना होता है कुछ नहीं बट करंट, जिसकी डेफिनेशन होती है बहुत सिंपल, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस कितनी तेज़ी के साथ या कितने धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फॉर्मूला रटना नहीं है, पहले बोल चुका हूँ, बार बार बोलूँगा। यू डो नॉट हैव टू क्रैम एनी फॉर्मूला, यू हैव टू बी लॉजिकल, यू कैन डिराइव ईच एंड एवरी फॉर्मूला। ये डेफिनेशन है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट का डिनोशन होता है कैपिटल आई से, स्मॉल आई से भी होता है बट वो 10th के लिए काम का नहीं है। इंस्टेंटेनियस करंट आगे आप पढ़ेंगे, अभी हमारे काम का है कैपिटल आई। करंट इज इक्वल टू किस चीज़ को मेजर किया जा रहा है? चार्जेस को। डिनोट किससे किया जाता है चार्जेस को? क्यू से। विद रिस्पेक्ट टू क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टाइम। ये है सिंपल सा छोटा सा करंट का फॉर्मूला। होपफुली सभी को समझ आया होगा कैसे डिराइव हुआ। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विच मीन्स करंट इज इक्वल टू चार्जेस अपॉन टाइम। इसके बाद तुम्हें कोई भी डेफिनेशन मिले दुनिया की जिसमें रेट लिखा हो तो तुम आंख बंद करके डिनोमिनेटर में क्या लिख दोगे? टाइम। अगर मैं तुम्हें एक हाइपोथेटिकल डेफिनेशन दूं, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्वांटिटी x, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x अपॉन टी। सिमिलरली करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। मतलब ये जो मेरे चार्जेस थे उनकी मैंने सिर्फ स्पीड एनालाइज की है और उसे बोल दिया है करंट। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हर फिजिकल क्वांटिटी का SI यूनिट तुमने पढ़ा होगा अभी तक, जैसे कि चार्ज का होता है कूलम, टाइम का SI यूनिट होता है सेकंड नॉट मिनट। बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं, गलती करते हैं। चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम विद कैपिटल C, टाइम का SI यूनिट होता है सेकंड विद स्मॉल s। तो करंट को कूलम अपॉन सेकंड या कूलम सेकंड -1 भी लिखा जाता है। MCQ में पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा। कूलम अपॉन सेकंड क्या होता है? तुम सब इंटेलिजेंट हो, होशियार हो, तुम बता पाओगे कि कूलम पर सेकंड होता है कुछ नहीं बट करंट। करंट की एक और डेफिनेशन यहाँ से बोली जा सकती है। करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। जब भी एक 3 डायमेंशनल फिगर को काट के एक लाइन खींची जाती है उसके बीच से, उसे बोला जाता है क्रॉस सेक्शन। जैसे कि ये लाइन सिलेंडर को पार कर रही है तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है। अगर मैं इसे यहाँ से देखूँ तो ये जो एरिया है उसे बोला जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया।
बात आई समझ? अगर मैं से यहाँ से काट दूँ तो यहाँ पे जो एरिया दिखेगा वो दिखेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम, यही तो मेरी ये डेफिनेशन भी बोलती है, अमाउंट ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम और टाइम टी। दो डेफिनेशन थी, इजी डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ये याद होनी ही चाहिए। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? करंट का एसआई यूनिट होता है, इस चीज़ का नाम होता है, उस चीज़ का नाम होता है एम्पियर, नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट अगेन, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। 1A कहीं लिखा मिले मतलब ये करंट है कितना? 1 एम्पियर। 2A कहीं लिखा मिले मतलब ये करंट है कितना? 2 एम्पियर। 3A कहीं लिखा मिले इसका मतलब ये करंट है कितना? 3 एम्पियर। क्विकली हम डिफाइन करेंगे कि 1 एम्पियर करंट अगर मैं बोलता हूँ है तो उसका मतलब क्या होता है। और ये जो एम्पियर है, ये जो करंट है, ये मेजर कौन करता है? एक डिवाइस करता है जिसे बोला जाता है एमीटर। एमीटर को सर्किट में, ये चीज़ अभी समझ नहीं आएगी, आगे जाके आएगी। एमीटर को सर्किट में हमेशा लगाया जाता है इन सीरीज। आगे आके एक डिवाइस और मिलेगा वोल्ट मीटर, उसे लगाया जाएगा इन पैरेलल। ये सीरीज पैरेलल क्या होता है आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम, बट अभी याद क्या रखना है, करंट को मेजर करता है एमीटर। एमीटर कनेक्ट होता है सीरीज में विद दी सर्किट। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमें डिफाइन करना है क्या कि व्हाट इज 1 एम्पियर करंट, मतलब 1 डिफाइन करना है, 1 यूनिट डिफाइन करना है करंट का। जैसे कि 1 किलो ऑरेंज जब मैं बोलता हूँ, या जब मैं बोलता हूँ 1 डजन बनानास, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ जाता है कि 1 डजन बनानास मीन 12 बनानास। बात आई समझ? सिमिलरली हम बात कर रहे हैं 1 एम्पियर करंट की, तो 1 एम्पियर करंट क्या होता है, 1 एम्पियर करंट कितना होता है, वो डेफिनेशन में बताऊंगा तुम्हें। एक ट्रिक बताऊंगा, ये ट्रिक तुम 10th में हर डेफिनेशन में अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे 1 यूनिट पूछा जा रहा है। तुम्हें कोई भी डेफिनेशन सिंगल यूनिट की याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिक अपने पास मत रखना, लोगों में बांटो, जितनी नॉलेज बांटोगे उतनी नॉलेज तुम्हारे अंदर आएगी। तो मुझे डिफाइन करना है कितना? 1 एम्पियर करंट। अब मुझे पता है करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। देखो ट्रिक क्या है कि अगर मुझे इसका 1 यूनिट डिफाइन करना है, सिंगल यूनिट, तो मैं क्या करूं, इसका भी सिंगल यूनिट ले लूं और इसका भी सिंगल यूनिट ले लूं। 1/1 मिलके कितना बनता है? 1। चार्ज का सिंगल यूनिट मतलब सिंगल, ये SI यूनिट है, तो इसका 1 SI यूनिट मतलब क्या होगा? 1 कूलम, सिंपल है। टाइम का 1 SI यूनिट मतलब कितना होगा? 1 सेकेंड। बात आई समझ? समझदार हो तो समझ गए होंगे मैं क्या बताने वाला हूँ। ये वायर है, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर इसमें मैं बोलता हूँ कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू, तो इसका मतलब होगा चार्ज विच इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, it will pass through this line in what time? In 1 second. It is as simple as that. जब 1 कूलम चार्ज एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करता है 1 सेकेंड में, तो मैं बोलता हूँ कि उस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे करंट कितना है? 1 एम्पियर। इट इज़ वेरी 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 सिंपल। 1 एम्पियर करंट डिफाइन करने के लिए 1 कूलम लिया, 1 सेकेंड लिया और इंग्लिश के साथ दोनों को जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? When a charge of 1 coulomb passes through a cross sectional area in a time of 1 second, then we can say that the current through the cross section is 1 ampere. अगर कोई तुम्हें बोले 2 एम्पियर है,
तो 2 एम्पियर मतलब 2 कूलम चार्ज पास हो रहा है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। सिंपल है या नहीं है? एक क्वेश्चन मैं दूंगा जो ओरली करना है, बाकी के क्वेश्चन करंट के हम अगली क्लास में करेंगे। आज सिर्फ एक क्वेश्चन जो कि बिना पेन उठाए ओरली करना है। सब लोग रेडी हैं? शैल आई बिगिन? एवरीवन इज रेडी? ध्यान लगाओ, कॉन्सेंट्रेट करो, लिखना नहीं है, बिना लिखे बताओ। कैलकुलेट द करंट थ्रू अ क्रॉस सेक्शन या थ्रू अ वायर इफ अ चार्ज ऑफ 20 कूलम passes through it in a time of 2 seconds. चार्ज ऑफ 20 कूलम, चैट में आंसर आ जाना चाहिए सबका। इफ अ चार्ज ऑफ 20 कूलम passes through the conductor in 2 seconds, calculate the current through the conductor. चैट में सबके आंसर आ जाने चाहिए, फास्ट फास्ट फास्ट। करेक्ट, वेरी करेक्ट। 10 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ, टोटल चार्ज कितना था 20 कूलम, कितने टाइम में फ्लो हुआ 2 सेकेंड में। 20 अपॉन 2 होता है 10। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, करंट का यूनिट होता है ऐसा यूनिट एम्पियर। सो द आंसर वुड बी 10 एम्पियर। It's a simple question because you know the logic. You don't have to cram anything. With this, we wrap up this class. ये वीडियो में कोई भी डाउट रह गए हो तो फिर से देखना, उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। अगली क्लास में हम शुरुआत करेंगे करंट के 4 या 5 न्यूमेरिकल से, एंड वील मूव ऑन टू वोल्टेज, विच इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।